आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम खबरों पर। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे से मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार। बेसमेंट में पानी भरने से 3 तलबा की हुई मौत। पीएम मोदी के सदारत में बीजेपी के वुज़राए आला की हुई मीटिंग। दिगर कद्दावर लीडरान ने की शिरकत। निर्मला सीतारमन ने मीडिया से की बात, कहा हम तालीम और आला तालीम के लिए दे रहे हैं सब्सिडी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। दूसरी जानिब रूसी फौज में काम कर रहे 10 अफराद आएंगे वतन वापस। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग, हजारों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें, शनिचर की शाम दिल्ली में हुई बारिश से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था, जिसमें 3 तलबा की मौत हो गई थी, जिनकी पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेल्विन के तौर पर हुई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। इस तरह का इंसिडेंट होना सबके लिए बहुत दुखदायक है। वी आर कमिटेड टू इट कि हम एक स्ट्रॉन्ग केस बनाकर इन्वेस्टिगेशन करके उसका प्रॉपर और उसमें विल फाइंड आउट द ट्रूथ। जैसे मैंने बताया, उसके लिए हमने केस रजिस्टर करके जो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करना है वो भी करके, और कुछ लोगों को डिटेन करके जो पूछताछ करना है वो प्रोसेस भी हमने शुरू कर दिया है। डिटेन किया कुछ लोगों को इसमें? हमने अभी कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ करना भी प्रोसेस शुरू कर दिया है। अभी हमने 2 लोगों को डिटेन किया। वी फाउंड 3 बॉडीज इन द बेसमेंट लाइब्रेरी एंड एज आई टोल्ड यू, बाकी लोगों को हमने अलग अलग बिल्डिंग के अलग पार्ट से रेस्क्यू किया है। दे आर फाइन, दे हैव बीन सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो, बाकी लोग यू आर सेइंग टोटल कितने लोग थे जब ये घटना हुई थी? देखो, बेसिकली बेसमेंट से तो लोग निकल गए थे, जो बच्चे जो ट्रैप थे उनको रेस्क्यू किया गया है, बाकी तो निकल के चले गए थे। एंड वो सारे डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आएंगे, कौन थे उस दिन में, उनके सबके स्टेटमेंट होंगे। ऑल दोस थिंग्स विल हैपन। ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया ठीक ठाक जो पानी के अंदर फंसे हुए थे, या वो खुद को बचा लिया था उन्होंने? 6 घंटे तक भी जो बेसमेंट में थे वो उन लोगों को तो हमने, मतलब जैसे मैंने बताया, थ्रू NDRF हमने किया है डायरेक्ट, और बाकी जो बाकी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग में है उनको हमने फिर रेस्क्यू करके भेजा है। प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है, बेसमेंट में जो खुला हुआ है यहाँ पे, इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं, और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीजें। तो अब जो वो चीजें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, MCD कैसे नक्शा पास कर देता, कैसे चीजें कर रहा है, तो चीजें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें, जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है, उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीजन, 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर MCD को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो MCD की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी MCD अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में, ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था, और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूं कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये त्रासदी है और मानव निर्मित त्रासदी है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कैसे बेसमेंट में एक इंस्टीट्यूट चल रहा था या उसकी लाइब्रेरी चल रही थी, क्या उसके पास लाइसेंस थे, क्या MCD से पूरे सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन थी, ये सब सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं, लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। माता पिता देश के कोने कोने से अपने बच्चों को भेजते हैं कि दिल्ली में जाओगे,
अपने सपने पूरे करो, कोचिंग लो, आगे बढ़ो, लेकिन यहां बच्चों की जान भी खतरे में पड़ जाए तो आप बताइए कौन दिल्ली पर भरोसा करेगा और अपने बच्चों को यहां भेजेगा। देश की राजधानी में इस तरह की असंवेदनशील सरकार बहुत गलत है। एमसीडी हो या सरकार हो, ड्रेनेज सिस्टम किसकी जिम्मेदारी है? क्या ड्रेनेज सिस्टम में को दुरुस्त रखा गया था? ये तमाम, आज से एक हफ्ता पहले पटेल नगर में एक बच्चा गेट पर हाथ लगाया और उसको करंट आ गया, वहां मर गया। ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं और ये मानव निर्मित है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में दिल्ली में बीजेपी के हेड ऑफिस में बीजेपी के वज़राए आला और नायब वज़राए आला के साथ मीटिंग हुई। मरकजी वजीर और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मीटिंग में मौजूद थे। वज़ीर दाखिला निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बजट के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हम आला तालीम के लिए 10 लाख की सब्सिडी के जरिए मदद दे रहे हैं। इसका सीधा फ़ायदा मिडिल क्लास परिवारों और उन लोगों को होगा जो भारत में पढ़ाई करना चाहते हैं। It certainly looks at, in fact there is this word employment which I have used and I did put it out in the media conference in Delhi. Each letter of that word employment, E stands for employment, M stands for middle class, and so on. So if you go down, that will capture everything which is in this year's budget. But highlighting some of the features, we have very clearly laid the emphasis on youth, on MSMEs. So under each category there will be a set of announcements. So some set of announcement under youth, some set of announcement under MSME. I'm only capturing the main things. Research and development. Agri-research and development separately. And use of DPI in agriculture but at a very high scale. So DPI, Bangalore is familiar, and actually the kind of contribution which the Silicon Valley of India has made towards the creation of DPI, we are all very familiar with it. But we want that kind of a digital public infrastructure created purely for agriculture. So that will be of several help. I'll elaborate it a bit later. Then you have a big investment, meaning big announcement and an outlay made for space. So that is another feature. Youth, MSME, R&D, agri-R&D, then I'm talking about space and about middle class. So if I were to broadly categorize under each one of them, I can give you several things that we've taken as steps, some tax related, some scheme related, some outlays. So you can imagine the budget broadly under these categories. But over and above that is the revenue share. Because I'm in Karnataka and the discussion has, since the time I presented the budget, been on what's the kind of allocations for states. Is the budget being biased because it didn't in the speech name all states? So I want to clarify, or even at the beginning put forward to you as to what will be the revenue share and what will be the kind of allocations for Karnataka. After that, of course, you can always ask me questions about anything more that you want to. But I can, at your choice, either say the apportionment for Karnataka a bit later if you want, or I'll do it upfront. But if I have to start, so the 7 main features I've already mentioned to you. And on the revenue share, I will get into the details. See, when I'm talking about the youth, we have offered 3 different components of schemes creating jobs. First-timers entering into job, what benefit do they get? What benefit the employers get for that? Then, another set of announcement for a second scheme wherein again employment, but not necessarily for first timers, but even for people who are coming in a bit later in life also. And a third one, helping the employers, and all these 3 would be monitored through EPFO.
skilling is one thing in which, together with the states, we want the ITIs in the states to become centers of training youth for Industry 4.0 skills. Today, when youth come out of schools or early colleges, they get trained for the same skills, like go and do a lathe machine or a welding shop and so on. But what we want is upskilling, meaning even as you come out, you should be ready for getting into a Industry 4.0 kind of a modernized industry. So that kind of a training. And the other one, the fifth one in that youth, is for internship in top 500 companies of the country, wherein we pay them every month and the companies provide them the opportunity, and also the instructors will help them to undertake it. Because we are talking of youth, we are also giving 10 lakhs of subsidized or interest subvented loans for education, higher education. This is directly going to benefit middle class families and for those who want to study in India. कांग्रेस के एमपी गौरव गोगोई ने कहा है कि बीजेपी ने अपने बजट के जरिए पूरे मुल्क का बाइकआउट किया है। उनकी दिलचस्पी सिर्फ सरकार बचाने और 2-3 बड़े सनअतकारों की मदद करने में है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कमज़ोर और लाचार हैं। उन्हें पता है कि अगर वे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को खुश नहीं रखेंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी, और खुद को बचाने के लिए उन्होंने मुल्क के बाकी हिस्सों को धोखा दिया है। BJP has boycotted the entire country through their union budget. BJP has boycotted the farmers of India when they refused to give legal protection to MSP. BJP has boycotted the students of India whose higher education exams get repeatedly cancelled. BJP has boycotted the entire hard-working taxpayers by removing the benefit on indexation. BJP has boycotted people living in cities and towns. We have seen what has happened in the MCD area of Delhi. We have seen highways collapsing in Bihar. We have seen trains getting derailed all over. So BJP has boycotted India because they are only interested in saving their government and helping the 2-3 big industrialists. And that's why India today has boycotted the BJP in the Niti Aayog meeting. Prime Minister Modi is weak. Prime Minister Modi is helpless. He knows if he does not keep Nitish Kumar ji happy, he knows that if he does not keep Chandrababu Naidu happy, then his government will fall. And that is why, only to protect himself, he has betrayed, ignored and boycotted the rest of India, the farmers, the taxpayers, the small industry owners. And it just shows how selfish the BJP is. The election to Bihar and Andhra Pradesh is next year. But from this year onwards, they have started to forget and ignore the rest of India. What can we expect in the next budget? If this budget itself is giving two political parties all the benefits, then next year you will see JDU getting even more mileage. And even next year, the rest of India cannot expect anything. The BJP will be taught a lesson in Haryana, in Maharashtra, in Jharkhand, in Jammu Kashmir. नीति आयोग की मीटिंग पर मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा, यह गलत इल्ज़ाम है कि नीति आयोग की बैठक में किसी का माइक बंद कर दिया गया। वहां पर माइक का कंट्रोल उस जगह बैठे इंसान का होता, बाकी किसी का नहीं होता। यह बात बोलना झूठ है। जिस तरह से मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी मीटिंग छोड़कर चली गई, ऐसा लगता है जैसे यह अपोजिशन की सियासत है। उस बैठक में मैं भी मौजूद था और ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि किसी का माइक वहां पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दे, उस माइक का कंट्रोल वहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में
एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर उनको जरूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है, इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराजगी भी है, तो आप वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहां पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहां पर बैठे थे, उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। किसी भी राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो यही वो उचित फोरम है ना। नीति आयोग की बैठक ही वो मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी शिकायतों को आप रख सकते थे। इस मंच पर जाकर अपना ऐतराज आप दर्ज करा सकते थे, अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते थे। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के साथ भेदभाव हुआ, पहली बार देश में एक ऐसा बजट एक लंबे समय के बाद देखने को मिला जिसने पिछले 10 सालों में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया। इसमें जहां प्रमुखता से देश के गरीबों का जिक्र किया गया, अन्नदाता का जिक्र किया गया, नारी शक्ति का जिक्र किया गया, युवा शक्ति का इसमें जिक्र किया गया। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रमुखता से उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं की और राशि की घोषणा की गई। जो राज्य कहते हैं कि उनके साथ अनदेखी हुई, क्या उनके राज्य में गरीब नहीं है? क्या उनके राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके राज्य में किसान नहीं हैं? क्या उनके राज्य में गरीब वर्ग से आने वाले युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, क्या ये लोग नहीं हैं? तो सिर्फ राजनीतिक हंगामा करने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भाई ये लोग पिछले बजट भी निकाल कर दिखाएं कि किस किस राज्य को कितना कितना आवंटन किया गया है जब सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी। यूपीए की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, कितने राज्यों का जिक्र किया गया। और मुझे ताज्जुब तो सबसे ज्यादा राजद और कांग्रेस पर होता है। क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहां पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया। उस बाढ़ को लेकर लगभग 11,000 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की जाती है। ऊर्जा को लेकर अलग से राशि आवंटित की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य में अलग से राशि आवंटित की जाती है। तो भैया अगर बिहार जैसा राज्य, जिसके लिए लंबे समय से हम लोग भी मांग करते थे भैया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं मिलता है, ये मांग भी हम लोग की थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग थी, उस मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। अगर इस पर भी अगर राजद और कांग्रेस को अगर ऐतराज है, तो ये वही लोग हैं जो कतई बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा कि जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। सिर्फ बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों को ही पैसा और मंसूबे दिए जा रहे हैं। इसलिए स्टालिन तमिलनाडु सीएम, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के सीएम ने मीटिंग का बायकॉट किया। लेकिन मीटिंग में ममता बनर्जी शामिल हुई, लेकिन उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला की तौहीन की गई, उनका माइक बंद कर दिया गया। ये जमहूरियत को ज़ेब नहीं देता। पंडित नेहरू जी ने जो
वित्त आयोग की स्थापना की थी, फाइनेंस कमीशन, उनका नाम बदलकर ये लोगों ने नीति आयोग कर दिया। जो लोग खुद नीति से नहीं राजनीति करते, उसने यह संस्था का नाम नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग यानी देश के लिए आर्थिक, औद्योगिक, एजुकेशन सभी के बारे में एक दिशा देना, योजना देना, पैसा देना। लेकिन जिस तरह से बजट बना है उसी तरह से नीति आयोग काम करता है। बात जो आपने है, जहां बीजेपी का राज्य है, बीजेपी का स्टेट है, वहां पैसा देना है, वहां योजनाएं बनाना है। अब इसीलिए तो स्टालिन साहब ने या और भी मुख्यमंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री या हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बहिष्कार किया। ममता जी चली गई, ममता जी को बोलने नहीं दिया, ममता जी को अपनी बात रखने नहीं दी। पश्चिम बंगाल जैसी एक बड़ी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह से अपमानित करता, उनका माइक बंद करना, ये लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। हमारे माइक बंद किए जाते हैं, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने एक राज्य के मुख्यमंत्री को बोलने से रोकना, वो अपनी बात बोल रही है। बहुत से मुद्दे हैं राज्यों के, जीएसटी का परतावा है और भी है। केंद्र ने मदद करनी चाहिए। केंद्र सरकार अगर कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश और बिहार को भर भर के देती है तो यह अधिकार सभी राज्यों का है। ये पैसा केंद्र सरकार का नहीं है, मोदी जी के गुजरात से नहीं आता है या अमित शाह जी के गुजरात से नहीं आता है पैसा। अब जो बांट रहे हो ये देश की जनता का पैसा है। समाजवादी पार्टी के लीडर माता प्रसाद पांडे को अहम जिम्मेदारी मिली है। पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश असेंबली में अपोजिशन का लीडर मुकर्रर किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मंगनार के जंगलात में फौज और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब रूसी फौज में काम कर रहे लोगों में से 10 और लोग वतन लौट रहे हैं। अब अपने वजारत खारजा ने कहा कि रूसी फौज में काम कर रहे करीब 50 हिंदुस्तानी शहरियों ने हिंदुस्तानी अफसरों से रब्ता करके उन्हें छुट्टी दिलाने में मदद मांगी है। दोनों मुल्क इस मसले के हल के लिए काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में जंग के मोर्चे पर तैनात यूनिट के साथ खिदमत अंजाम देते हुए इस साल 4 हिंदुस्तानियों के मारे जाने के बाद नई दिल्ली ने रूसी फौज में भारतीयों की भर्ती पर रोक लगाने की मांग की थी। यूपी के बनारस में एक होटल को बुलडोजर से मुनहदम किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 90 कमरों का यह होटल एक मुस्लिम शख्स का है जिस पर बुलडोजर चलाया गया। होटल मालिक ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके मुस्लिम होने के नाते उसके होटल को गिरा दिया गया। होटल मालिक ने कहा कि उसने हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखी है, फिर भी होटल को गिरा दिया गया। वज़ीर ख़ारजा मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान के टोक्यो में अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर वसी तबादला ख़याल हुआ। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा कि हमारा दुतरफ़ा एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। ईरान के नवमुंतखब सदर की तकरीब हुक्म तकर्रूरी का इनेकाद किया गया, जिसके लिए रहबर इनक़लाब इस्लामी आयतुल्लाह ख़ामनेई हुसैनिया इमाम खुमनई पहुँचे। रहबर इनक़लाब इस्लामी ने मुंतखब सदर मसूद पज़श्कियान को हुक्म तकर्रूरी अता की। कैलिफोर्निया के जंगलात में आग लगने का हादसा पेश आया है, जिसे बुझाने में हज़ारों फायर फाइटर्स मसरूफ़ हैं, लेकिन ताहाल इसको काबू नहीं किया जा सका है। आग से एक वसी इलाके में हर शय खाकस्तर हो गई है, जिसका रकबा लगभग लॉस एंजलिस शहर जितना है। हुक्काम के इलाकों से लोगों के इनखला के अहकाम जारी कर चुके हैं।
दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे से मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार, बेसमेंट में पानी भरने से 3 तलबा की हुई मौत। पीएम मोदी के सदारत में बीजेपी के वुज़राए आला की हुई मीटिंग, दिगर कद्दावर लीडरान ने की शिरकत। निर्मला सीतारमन ने मीडिया से की बात, कहा हम तालीम और आला तालीम के लिए दे रहे हैं सब्सिडी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फौज और पुलिस का सर्च ऑपरेशन, दूसरी जानिब रूसी फौज में काम कर रहे 10 अफराद आएंगे वतन वापस। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग, हजारों फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा। प्रणाम।